Hello friends, welcome in my class. Today we shall discuss about the theories of intelligence. इससे पहली वीडियो में हमने इंटेलिजेंस की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बुद्धि के सिद्धांत रहेगा। बुद्धि के सिद्धांतों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके आगे बढ़ेंगे, जिसमें पहला कैटेगरी होगा हमारा फैक्टर थ्योरीज अर्थात बुद्धि के कारक सिद्धांत, और दूसरी हमारी होगी कॉग्निटिव थ्योरी अर्थात बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो कारक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो कारक सिद्धांत में जो सबसे पहला सिद्धांत आता है वो आता है बिने का एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ बिने। अक्सर पूछ लिया जाता है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, बिने ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जितने भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे थ्योरीज के नाम और उनके जिन्होंने वो थ्योरी डेवलप की थी उन साइकोलॉजिस्ट के नाम कहा था, याद कर लीजिएगा क्योंकि उन नामों से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। अब उनको हालांकि हम वन बाय वन रिपीट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें पहला है यूनिफैक्टर थ्योरी जिन्हें बिने ने दिया था और 1911 में दिया था। 1911 में सबसे पहले बिने ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी और इनका जो साथ दिया था वो दिया था स्टर्न, टर्मन और एबिंघॉस ने। इन नामों को विशेष तौर से याद रखिएगा क्योंकि जब हम बुद्धि लब्धि का बारे में डिस्कशन करेंगे तो उस समय ये नाम बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो बुद्धि की पहली जो थ्योरी थी एक तत्व सिद्धांत थी, 1911 में दिया गया और बिने के द्वारा दिया गया, जिसमें इनका सहयोग किया था स्टर्न ने, टर्मन एंड एबिंघॉस ने। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो केवल एक खंडात्मक होती है, अर्थात उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो कई सारे उसके फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ एक ही खंड की योग्यता है जो कि व्यक्ति की सभी एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती है। अर्थात व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, ऑल दैट वर्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट एबिलिटी। इन्होंने कहा कि इसकी मात्रा जो होती है, जो बुद्धि की मात्रा है, यह व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है और साथ ही साथ जिस व्यक्ति में ये जितनी ज़्यादा होगी वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। इस बुद्धि को किन्होंने बिने ने, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये बिने के द्वारा दी गई है, इसलिए इन्होंने इसको जर्नल इंटेलिजेंस कहा, सामान्य बुद्धि कहा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिने ने 1911 में 1911 में ये थ्योरी दी थी। स्टर्न, टर्मन और एबिंघॉस ने इसमें सहयोग दिया था। इन्होंने कहा था जो बुद्धि है वो एक खंडात्मक योग्यता है और वह हमारी सभी क्रियाओं को, ऑल एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती है। और इसको इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इसको सामान्य बुद्धि। अब क्वेश्चन बनता है सामान्य बुद्धि किसने कहा, किसको कहा? ठीक है, उन्होंने कहा इनके हिसाब से जो एक खंडात्मक बुद्धि है का जो व्यक्ति एक कार्य में इंटेलिजेंट है, एक कार्य में एक्सपर्ट है, ही शुड बी एक्सपर्ट इन अनदर टास्क। वो अन्य कार्यों में भी उतना ही निपुण होगा, उतना ही एक्सपर्ट होगा इस बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार। अर्थात कहने का मतलब था इनका कि जो व्यक्ति एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है, ही शुड बी अ वेरी गुड पोइट, उसको बहुत अच्छा पोइट भी होगा। हाँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, इसलिए इन्होंने जो बुद्धि है उसका सिर्फ एक छत्र राज पाना और इसी कारण इस सिद्धांत को एक निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया। अर्थात क्योंकि इन्होंने बुद्धि को, एक तत्व को ही सब कुछ मान लिया, इसी कारण इनके इस सिद्धांत को आगे चलकर निग्लेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति एक क्षेत्र में इंटेलिजेंट है, निपुण है, वो अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा, जबकि ऐसा वास्तव में संभव नहीं है। इसीलिए आगे चलकर इस सिद्धांत के स्थान पर जो दूसरा सिद्धांत आया, दैट इज़ द सेकंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, वो दूसरा बुद्धि का जो थ्योरी सिद्धांत था वो था स्पीयरमैन महोदय का। जब मैंने डेफिनेशंस करवाई थी तब कहा था, स्पीयरमैन का नाम याद कर लीजिएगा।
ये नाम आपको आगे भी सुनने को मिलेगा। तो स्पीयरमैन का जब हमने नाम लिया था उस समय इन्होंने डेफिनेशंस में हमने कहा था, इन्होंने कहा था इंटेलिजेंस इज़ अ रेशनल थिंकिंग। रेशनल अर्थात तार्किक चिंतन है, जो बुद्धि है वो तार्किक चिंतन है। तो इन्होंने यहाँ क्या कहा, थ्योरी में जो बुद्धि है उसका इन्होंने द्वितत्व सिद्धांत दिया, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसको इन्होंने इलेक्ट्रिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि ये सिद्धांत 1904 में दिया गया, कुछ लोगों ने कहा कि ये 1927 में दिया गया। कुल मिलाकर जो स्पीयरमैन का सिद्धांत है बुद्धि का, इसमें इन्होंने बुद्धि को 2 तत्वों से 2 फैक्टर्स से डेवलप माना है। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो 2 तत्वों से मिलकर बनी है। अब बात आती है ये 2 तत्व कौन से हैं, या उन तत्वों को, उन 2 फैक्टर्स को इन्होंने क्या नाम दिया। तो इसमें ये 2 फैक्टर्स थे, एक है जर्नल फैक्टर और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर। जर्नल अर्थात सामान्य तत्व, स्पेसिफिक अर्थात विशिष्ट तत्व। अब इन्होंने जो 2 तत्व बनाए थे, इन 2 तत्वों के लिए इन्होंने क्या कहा कि जो जर्नल फैक्टर है इसको इन्होंने जी फैक्टर कहा। जर्नल जी से शुरू होता है इसलिए इसको इन्होंने जी फैक्टर किया। स्पेसिफिक एस से शुरू होता है इसलिए इसको इन्होंने एस फैक्टर कहा। ठीक है, अब जो कहा मनुष्य में केवल एक सामान्य तत्व होता है, अर्थात जो जर्नल फैक्टर होता है वो सिर्फ एक होता है, लेकिन उसके अंदर जो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं वो अनेक होते हैं। जिस व्यक्ति में जितने ज़्यादा स्पेसिफिक फैक्टर्स होंगे यानी कि एस फैक्टर्स होंगे, वो व्यक्ति उतने ही क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता रखेगा। क्लियर है? फिर से रिपीट करती हूँ, स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर्स, नंबर 1 जर्नल फैक्टर, नंबर 2 स्पेसिफिक फैक्टर। जो जर्नल फैक्टर है वह केवल एक होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है इज़ मोर देन 1, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जितने ज़्यादा स्पेसिफिक फैक्टर उतनी ही ज़्यादा उसकी अलग अलग क्वालिटीज़। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये जो जर्नल फैक्टर है ये सभी मेंटल एक्टिविटीज़ को करने में सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि मेन रोल है वो है जर्नल फैक्टर का। लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को करने में सहायता करते हैं। स्पेसिफिक जैसे आगे चल के इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम जर्नल फैक्टर को थोड़ा सा और लेके चलते हैं डिटेल में। जो जर्नल फैक्टर होते हैं इसके लिए इन्होंने कहा था ये बच्चे जो व्यक्ति के अंदर होते हैं जन्मजात होते हैं, इनहेरेंट होते हैं और इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जर्नल फैक्टर जन्म से मिलते हैं और इनमें हम किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये जो जर्नल फैक्टर होते हैं सब में इक्वल नहीं होते, सारे व्यक्तियों में समान नहीं होते कि सब में एक मात्रा में जर्नल फैक्टर भगवान जी ने देके भेज दिया कि सबके अंदर समान योग्यता है। नहीं, अलग अलग व्यक्तियों में जर्नल फैक्टर सामान्य योग्यता अलग अलग होती है, किसी में सामान्य योग्यता अधिक, किसी में कम। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सामान्य योग्यता होती है, जो सामान्य तत्व होता है, जर्नल फैक्टर होता है, ये प्रत्येक कार्य को प्रभावित करता है। जितना ज़्यादा उतना ही प्रभावित करेगा, जितना कम होगा उतना ही वो उसे कम प्रभावित करेगा। साथ ही साथ ये जो जर्नल फैक्टर होता है ये मेंटल एंड फिजिकल पावर, व्यक्ति के अंदर जो भी शारीरिक और मानसिक शक्ति होती है उसके समान होता है। यानी कि कुल मिला के व्यक्ति के अंदर जितना भी करने की क्षमता और योग्यता होती है वह सभी जर्नल फैक्टर के द्वारा ही कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, और जितना ज़्यादा एक व्यक्ति के अंदर जर्नल फैक्टर होगा, सामान्य तत्व होगा, वो व्यक्ति उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त करेगा। मैंने कहा था ना, जो जर्नल फैक्टर होते हैं सभी व्यक्तियों में समान नहीं होते, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। और जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा जर्नल फैक्टर होगा वो उतने ही क्षेत्र में उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त करेगा। और ये जो जर्नल फैक्टर होते हैं इनके लिए हम जो वर्ड्स सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे कि फिलॉसफी है, जनरल साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, लैंग्वेज है, इन सभी विषयों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जर्नल फैक्टर
कैसा होता है, जन्मजात होता है, कैसा हो, इसकी योग्यता जो होती है वो किन किन विषयों में ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। अब बात आते हैं जो जनरल फैक्टर है वो जन्मजात है, अपरिवर्तनीय है, अलग अलग होता है और जितना अधिक होता है इतना ही व्यक्ति को प्रभावित करता है। लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये व्यक्ति की एक्वायर्ड एबिलिटी है, इसे व्यक्ति अर्जित करता है, ये उसे जन्म से नहीं मिलती, वह उसे अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने इंटेलिजेंसी से, अपने कार्यों से अर्जित करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये स्पेसिफिक फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे एक व्यक्ति के अंदर 2 या 3 तरह की योग्यताएं, एक व्यक्ति अच्छा क्रिकेटर भी है, एक वो साथ ही साथ एक अच्छा सिंगर भी हो सकता है, एक अच्छा टीचर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, व्यक्ति में मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो स्पेसिफिक फैक्टर है एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो स्पेसिफिक फैक्टर है इनका हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि अगर क्रिकेट अच्छा खेल सकता है तो हम उसे किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर दें कि वो बैडमिंटन भी अच्छा खेल ले। नहीं, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इनका किसी भी तरह से स्थानांतरण संभव नहीं होता है। ये जो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं इसमें आपका म्यूज़िक है, ड्राइंग है, हैंडीक्राफ्ट जैसे कार्य हैं, इन सभी को सीखने में ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा योगदान देता है, इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से इन्होंने जो थ्योरी दी थी, किन्होंने दी थी? स्पीयरमैन में। स्पीयरमैन की जो थ्योरी थी वो 2 फैक्टर थी, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। बहुत ज़्यादा नाम पूछते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी, जनरल फैक्टर इम्पोर्टेंट है या स्पेसिफिक फैक्टर इम्पोर्टेंट है। इन सभी विषयों पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इनकी इस थ्योरी का क्रिटिसाइज़ किया गया, इसको क्रिटिसाइज़ किया और लोगों ने कहा कि बुद्धि सिर्फ 2 तत्वों से मिलकर ही नहीं बनी बल्कि वह तो अनेक तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, सिर्फ 2 ही तत्व नहीं है, कई सारे फैक्टर्स मिलकर बुद्धि का निर्माण करते हैं। इसीलिए आगे चलकर इन्होंने अपनी 2 फैक्टर थ्योरी में कुछ अमेंडमेंट किए, उसमें कुछ सुधार किए और 2 फैक्टर के स्थान पर इन्होंने इसको फिर 3 फैक्टर अर्थात त्रितत्व सिद्धांत का नाम दिया। लेकिन विशेष तौर से स्पीयरमैन के 2 फैक्टर थ्योरी को ही विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है थॉर्नडाइक। इससे पहले इनका नाम कहाँ पढ़ा है, कुछ याद है? कोशिश कीजिए। लर्निंग थ्योरीज में थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी आई थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे हम कनेक्शनिज्म या बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। उसमें हमने थॉर्नडाइक जी के विषय में पढ़ा था। ये जो थॉर्नडाइक महोदय थे ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने दिया है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, अर्थात जो बुद्धि है वो 1-2 तत्वों से या 3 तत्वों से ना बनकर कई सारे तत्वों से, अनेक तत्वों से मिलकर बनी है। इन्होंने कहा था बुद्धि अनिश्चित स्वतंत्र बीज तत्वों का मध्यमान है। अनिश्चित यानी कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, स्वतंत्र सभी जो तत्व हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब अपने आप में फ्री हैं, उन सभी का मध्यमान है। मध्यमान हम कब निकालते हैं आप जानते होंगे, मीन। हाँ, वरना स्टैटिक्स में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि सारी चीज़ों को योग करने के बाद नंबर्स से उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मीन निकल के आता है। तो इन्होंने यही कहा था जो बुद्धि है वो अनिश्चित स्वतंत्र बीज तत्वों का मध्यमान है। बुद्धि कोई सामान्य योग्यता जैसा तत्व नहीं है। सामान्य योग्यता किसने कहा? स्पीयरमैन ने। इन्होंने इस चीज़ को भी निग्लेक्ट कर दिया, कोई सामान्य योग्यता जैसा तत्व नहीं है। बुद्धि के अंदर तो अनेक तत्व हैं, किसी भी मानसिक क्रिया को करने के लिए अनेक तत्व जितने भी होते हैं वो सभी मिलकर कार्य करते हैं। इन्होंने कहा यह कई सारे तत्वों से मिलकर बनी है, कोई सामान्य योग्यता जैसी चीज़ नहीं है बल्कि कई सारे फैक्टर्स से मिलकर बनी है। और जब हम कोई कार्य करते हैं, मेंटली कोई एक्टिविटी करते हैं, तो
तो कई सारे तत्व मिलकर आपस में मिलकर काम करते हैं, और जब हमारा वो कार्य पूरा हो जाता है तो वो संगठन फिर से अलग अलग हो जाता है। इस तरह से इन्होंने बुद्धि को उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर सिद्ध किया। इनका जो मैंने थ्योरीज पढ़ाई थी उसमें बताया था, इसका एक नाम उद्दीपन अनुक्रिया या स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी है। हाँ, उन्होंने अपना ये जो सिद्धांत था इंटेलिजेंस का, वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के आधार पर ही सॉल्व करने की कोशिश की। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है उसके अंदर उतने ही फैक्टर्स होते हैं जितनी कोई मनुष्य क्रियाएं कर सकता है। अर्थात एक व्यक्ति जितनी ज़्यादा एक्टिविटी कर सकता है, जितने तरीके से एक्टिविटी कर सकता है, उतने ही सारे तत्व उसकी बुद्धि के अंदर होते हैं, उतने ही सारे फैक्टर्स होते हैं। और सभी जो तत्व हैं वो सभी तत्व से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। यानी कि जो सारे तत्व हैं जब वो मिल जाते हैं, सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं, तो उससे जाकर एक मेन फैक्टर बनता है। ठीक है। और थॉर्नडाइक ने इसी को मुख्य तत्व कहा है। इन्होंने कहा है कि जब अनेक फैक्टर्स मिल जाते हैं तो एक सामान्य तत्व बनता है, और सामान्य तत्व से ही कुछ मूल तत्व भी बनते हैं। ठीक है। इसके लिए इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे, जैसे कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, डायरेक्शन एबिलिटी, रीजनल एबिलिटी। इस तरह के वर्ड्स इन्होंने प्रयोग किए थे कि जो व्यक्ति वो क्षमता है वो गणित की क्षमता होती है, व्यक्ति की शाब्दिक क्षमता होती है। ठीक है। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बहुतत्व सिद्धांत कई तत्वों से मिलकर बना है, और जब कोई हम कार्य करते हैं तो सारे तत्व मिलकर एक मूल तत्व को बनाते हैं। आगे इन्होंने अपने जो बुद्धि है उसमें 4 डायमेंशंस की बात की थी। ध्यान दीजिएगा, जो डायमेंशन पर क्वेश्चन बनता है, 4 इन्होंने आयाम बताए थे बुद्धि के। वो 4 आयाम कौन से हैं? इन्होंने कहा था सबसे पहले जो बुद्धि है उसका स्तर, यानी कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। जो बुद्धि है उसका लेवल क्या है? ठीक है। तो लेवल से इनका जो मतलब था वो ये था कि व्यक्ति कितनी कठिन समस्याओं को हल कर सकता है। मतलब जो प्रॉब्लम्स उसके सामने आ रही हैं वो उसमें कितनी कठिन से कठिन कितनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है, अर्थात कितनी हाइट तक, कितनी ऊंचाई तक वह समस्याओं को हल कर सकता है। सेकंड जो इन्होंने यूज़ किया था वो यूज़ किया था रेंज ऑफ इंटेलिजेंस। इसके लिए इन्होंने जो शब्द यूज़ किया था वो रेंज अर्थात विस्तार किया था। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति है वो कितने प्रकार की कठिन समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, कितनी दूर तक, कितनी रेंज तक, कितनी डेप्थ ब्रेथ तक वो कठिन समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट इन्होंने यूज़ किया एरिया, यानी का बुद्धि का क्षेत्र, अर्थात वह लंबाई और चौड़ाई अभी हमारी निकल कर आ गई थी, लेवल और रेंज निकल कर आ गए थे। इन दोनों पर जब हम करते हैं तो हमारे पास आयतन निकल कर आता है, एरिया निकल कर आता है, अर्थात व्यक्ति कितनी कठिन और कितनी अधिक समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और लास्ट इन्होंने अपना 4th जो डायमेंशन बताया था वो बताया था स्पीड, गति। गति कहने का मतलब है कितनी तेजी से, कितनी गति से, कितनी शीघ्रता से अ पर्सन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इट मीन्स टू से ही यूज्ड 4 डायमेंशंस या 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अलावा काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस किसने बताए थे? थॉर्नडाइक ने ही बताए थे। कितने बताए थे? 3 बताए थे। कौन से बताए थे? मैकेनिकल, सोशल एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। यहाँ इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बुद्धि के 4 एट्रीब्यूट्स बताए हैं, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, रेंज ऑफ इंटेलिजेंस, एरिया ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पीड। इट मीन्स हाउ, कितनी तेजी से ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरह से इन्होंने बुद्धि को एक नए तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इनके इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो अदर नेम इनके क्या हैं? क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में लंबा, ऊंचाई, चौड़ाई, आयतन, इन शब्दों का प्रयोग किया है, हाइट, ब्रेथ एंड एरिया का प्रयोग किया है। इसलिए इनके इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत
भी कहा जाता है। सैंज थ्योरी और ऑटोमिस्टिक थ्योरी अर्थात परमाणुवादी सिद्धांत भी इनके इस सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि जो बालू होती है उसके ढेर के अंदर अगर हम उसके ढेर को देखते हैं तो उसमें हाइट, ब्रेथ और एरिया तीनों ही होता है, इसीलिए इसके ये सिद्धांत सैंज थ्योरी और एटोमिस्टिक थ्योरी भी कहलाया जाता है। ठीक है, ये था मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दैट वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, और दैट इज ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी अर्थात समूह कारक सिद्धांत। हु गेव ग्रुप फैक्टर थ्योरी? थर्स्टन। H. Louis Thurston gave this theory. This is also called PMA. This question also asks, what is PMA? Who gave PMA? PMA, primary mental ability. प्राथमिक मानसिक योग्यता, इस शब्द का जो प्रयोग किया था लुइस थर्स्टन ने किया था, और ये समूह कारक सिद्धांत में इसका प्रयोग किया गया था। इसको PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस एबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो लुइस थर्स्टन थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। हम एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो यहाँ जितने भी हमारे वर्ड्स यूज़ होंगे वो साइकोलॉजिस्ट होंगे। इसी तरह से अगर हम फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहाँ जो हमारे पर्सन होंगे वो फिलॉसफर होंगे। इसीलिए यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ जितने भी वैज्ञानिक होंगे वो मनोवैज्ञानिक होंगे। तो थर्स्टन महोदय ने PMA या स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल एबिलिटी या ग्रुप फैक्टर एबिलिटी थ्योरी को दिया था। सारे नाम इसलिए बोल रही हूँ ताकि किसी भी नाम से क्वेश्चन अगर आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, आप पता कर लें कि हाँ इसका यही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्होंने जो ये अपना थ्योरी डेवलप किया था ये किस बेस पर किया था। ये क्वेश्चन भी आता है। ही यूज्ड फैक्टर एनालिसिस मेथड। जो थर्स्टन थे इन्होंने फैक्टर एनालिसिस कारक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया था अपने इस सिद्धांत को डेवलप करने के लिए। और इनका ये जो सिद्धांत है कौन सा? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये आपका टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? स्पीयरमैन ने। एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी हु गेव? थॉर्नडाइक। इन दोनों के बीच का एक थ्योरी है, ना तो ये टू फैक्टर से मिलती हुई है ना बहु फैक्टर की बात करती है, इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाल देती है जिसे इन्होंने समूह कारक सिद्धांत कहा एंड PMA कहा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल एबिलिटी कहा। और इन्होंने इसके लिए कौन सी मेथड यूज़ किया? फैक्टर एनालिसिस मेथड। क्वेश्चन पूछते हैं ये भी कि फैक्टर एनालिसिस मेथड किसने यूज़ किया? थर्स्टन ने अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी में कौन सा मेथड यूज़ किया? ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो सामान्य या विशिष्ट तत्वों का एक कलेक्शन नहीं है सिर्फ, बल्कि यह जो बुद्धि है उसको ग्रुप में देखते हैं। ये कहते हैं वो टू फैक्टर या अनेक जो जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं किसने दिए थे? स्पीयरमैन ने। जनरल फैक्टर्स और स्पेसिफिक फैक्टर का ही एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि वह उसको एक समूह में देखते हैं। और इन्होंने इसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया था, एक इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया था जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर किया था। ठीक है, इन्होंने जो ये टेस्ट कंडक्ट किया था वो एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर किया था, और उस टेस्ट के माध्यम से इन्होंने पाया इस टेस्ट में इन्होंने एक बार नहीं किया, कम से कम 50 टाइम्स उन्होंने ये बुद्धि परीक्षण किए थे कॉलेज के स्टूडेंट्स पर। लगभग 50 बार ये बुद्धि परीक्षण किए थे, और अंत में इन्होंने ये पाया कि उसमें जो प्राथमिक जो योग्यताएं होती हैं वो मुख्य रूप से 7 प्राथमिक योग्यताएं होती हैं। ठीक है, ये जो 7 प्राथमिक योग्यताएं होती हैं इनको याद करने का एक बहुत ही सरल तरीका जो मैंने अपने लिए किया था वो है SNVW MRP। MRP तो हम सभी जानते हैं, हाँ क्या होता है। हाँ, इसका अलावा मैंने याद किया SNVW, हाँ स्पेशल एबिलिटी S मीन्स। ठीक है, प्रेक्षण योग्यता स्पेशल एबिलिटी। S के बाद हमने लगाया N का मतलब होता है नंबर एबिलिटी। नंबर
अंक योग्यता। ठीक है, मैं इसको साथ के साथ एक्सप्लेन, पहले इन्हें समझ लीजिए, बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिर हम आता है SN के बाद आता है वी यानी कि वर्बल एबिलिटी, व्यक्ति की शाब्दिक क्षमता। नेक्स्ट आता है वर्ड एबिलिटी, W वर्ड, शब्द फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी। नेक्स्ट आपका आता है मेंटल एबिलिटी, M इट मीन्स मेमोरी एबिलिटी, M मेमोरी एबिलिटी, R रीजनिंग एबिलिटी एंड P परसेप्चुअल एबिलिटी। ये 7 क्षमताएं इन्होंने सबसे पहले अपनी थ्योरीज में यूज़ की थी। अब इन्होंने कहा था जो ये स्पेशल एबिलिटी होती है, ये इसका जो संबंध होता है वो व्यक्ति के स्थान में किसी वस्तु का काल्पनिक रूप से फेरबदल करने से होता है। यानी कि जो व्यक्ति किसी वस्तु में कल्पना के साथ अपने विचारों में फेरबदल कर सकता है, ठीक है, उसे हम उसकी बोलते हैं स्पेशल एबिलिटी। नंबर एबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति होता है वह नंबर में, गणित में, गणना में, अंकों में बहुत शुद्ध और तेजी से काम कर सकता है, जिसके अंदर ये नंबर एबिलिटी होती है। जिसके अंदर वर्बल एबिलिटी होती है, शाब्दिक क्षमता होती है, सीधी सी बात है, जिनके पास अच्छे शब्द होंगे वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द प्रभाव अर्थात वर्ड फ्लुएंसी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने शब्दों को तीव्र गति से व्यक्त कर सकते हैं, बहुत फ्लुएंटली अपनी बात को समझा सकते हैं, अपने शब्दों का सही चुनाव करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेमोरी एबिलिटी। ऐसे व्यक्ति की जो मेमोरी होती है, क्षमता यानी कि स्मरण शक्ति होती है, याद रखने की जो शक्ति होती है वो बहुत तीव्र होती है। हाँ, वो बहुत तेजी से किसी चीज़ को अच्छे से तीव्र गति से याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। हाँ, अपनी मेमोरी में जो भी कुछ है उसे आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी अर्थात तर्क करने की क्षमता। ज़्यादा डिटेल में हम इसे रीजनिंग वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। रीजनिंग अर्थात जो व्यक्ति किसी चीज़ के लिए तर्क कर सके, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता हो। अर्थात जो ये तर्क होता है ये 2 प्रकार का होता है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस शॉर्ट में बता के आगे चलूँगी मैं, क्योंकि अभी हमारी थ्योरीज चल रही हैं। इंडक्टिव यानी कि जब व्यक्ति एग्जाम्पल से रूल चलता है, एग्जाम्पल के माध्यम से किसी नियम पर पहुंचता है। हाँ, जब हम उदाहरणों का प्रयोग करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो हमारी कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जब हम किसी नियम को सिद्ध करने के लिए एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि पहले से ही ये फिक्स्ड है। हाँ, जैसे मैथमेटिक्स में हमारे को एक फॉर्मूला दे दिया, उस फॉर्मूला को हमें सिद्ध करना होता है, यानी कि रूल टू एग्जाम्पल हम इसमें चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो चलती है वो पर्यवेक्षण क्षमता होती है कि व्यक्ति कितने अच्छे ढंग से, कितनी तीव्रता से किसी समस्या का समाधान कर सकता है। उसके अंदर पर्यवेक्षण गति यानी कि प्रॉब्लम्स, ये जो एबिलिटी होती है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की तरह होती है। कितनी तेजी से प्रत्यक्ष व समस्या को समाधान कर सकता है किसी भी व्यक्ति के अंदर। जितने अच्छी ये 7 एबिलिटीज़ होंगे वो व्यक्ति उतना ही अधिक इंटेलिजेंस होगा, अकॉर्डिंग टू थर्स्टन महोदय। इस तरह से इन्होंने ये देखा कि इन सभी कि अपना अपना अलग अलग सहसंबंध है। ये नहीं है कि किसी में एक ही योग्यता हो, एक से ज़्यादा भी योग्यताएं हो सकती हैं। जिन अलग अलग एबिलिटीज़ का जितना अच्छा कोरिलेशन होगा, हाँ, वो व्यक्ति उतने ही अच्छे ढंग से अपने लर्निंग को दूसरी क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है हमारा थॉमसन महोदय ने जो दी थी वो दी थी सैम्पलिंग थ्योरी, जिसे हिंदी में हम प्रतिदर्श सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। सैंपल्स से का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर हम सैंपल की बात करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए हम किसी दुकान पर गए, हमें कुछ सामान खरीदना है, एक बोरा रखा हुआ है,
दाल का, हमें देखना है कि ये दाल अच्छी है या खराब है। तो क्या हम पूरी दाल देखेंगे? नहीं, हम उसमें से थोड़ी सी उठाएंगे और हम उसका देखकर कहेंगे हाँ ये ठीक है या ये खराब है। तो जो थोड़ा सा उठाया वो ही क्या है? सैंपल है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? इनका ये कहना था कि जब मनुष्य में, जो मनुष्य होता है उसमें अनेक योग्यताएं होती हैं, लेकिन किसी भी कार्य को जब वो करता है तो उस कार्य को करने के लिए उसे जिस जिस योग्यता की आवश्यकता पड़ती है वह उसमें से वो योग्यता ले लेता है और उस कार्य को संपादित कर देता है, उस काम को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो जिस तरह से उसने थोड़ा थोड़ा सा सैंपल लेकर उस विशेष कार्य को करा और उस विशेष कार्य को करने के लिए उसने थोड़ा थोड़ा सैंपल लिया, तो क्या हुआ? थोड़े थोड़े से एक नवीन एबिलिटी उसके अंदर बन गई, एक नवीन योग्यता उसके अंदर डेवलप हो गई। और जब वो कार्य उसका कंप्लीट हो जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या जो भी वो टास्क करने जाता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो जो सैंपल उसने बनाया था अलग अलग चीज़ों से लेकर जो एक नवीन योग्यता उसने अपने अंदर डेवलप करी थी वो अपने आप ही विघटित हो जाती है, अपने आप ही विच्छेदित हो जाती है, यानी कि कुल मिला के वो सैंपल अपने आप में ख़त्म हो जाता है। फिर जब उसके सामने दूसरी समस्या आती है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वो उससे रिलेटेड चीज़ों से थोड़ा थोड़ा सा सैंपल लेता है और उस नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब सॉल्व हो जाती है, सेम इसी तरह से इन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक निश्चित परिप्रेक्ष्य पर नहीं चलता, बल्कि आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। इसीलिए इन्होंने स्पीयरमैन के सामान्य तत्व को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनका जो समूह तत्व है, किसका समूह तत्व कारक था? थर्स्टन का, उससे वो काफ़ी हद तक एग्री थे। हाँ, वो ये नहीं कहते थे कि जो सामान्य तत्व है वो अपने आप में सब कुछ है और जो विशिष्ट तत्व है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये प्रत्येक को, ना तो वो सामान्य मतलब पूरी तरह से स्पेसिफिक और जनरल, दोनों ही फैक्टर्स को विशेष तौर से महत्व देते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ट एंड बर्नन की। बर्ट एंड बर्नन ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी आपकी कहलाती है हायरार्कल या हायरार्की थ्योरी, जिसे हम क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत, हायरार्किक थ्योरी। इन्होंने क्या कहा था? जो सामान्य मानसिक योग्यता दो प्रमुख खंडों में विभक्त रहती है। किसी भी व्यक्ति की जो भी मेंटल एबिलिटी होती है वो दो पार्ट्स में रहती है। फिर ये जो प्रमुख पार्ट्स होते हैं उनके अंदर उसके सेकेंडरी पार्ट्स बन जाते हैं, फैक्टर्स बन जाते हैं। उन सेकेंडरी फैक्टर्स के भी और फैक्टर्स बन जाते हैं। कुल मिला के जब हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अभी मैंने 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी में बोला था, फैक्टर थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। फिर फैक्टर थ्योरी के अंदर हमने डिस्क्राइब किया यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसी तरह से हम जब उधर चले जाएंगे कॉग्निटिव थ्योरी में तो स्टर्नबर्न की थ्योरी, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी करेंगे। इसके बाद भी जो हमने 1 फैक्टर में किया तो उसके भी हमने ब्रांचेस कर लिए। इस तरह से इन्होंने क्या कहा कि जो भी बुद्धि है वो पहले जो योग्यता है 2 खंडों में डिवाइड होती है, 2 फैक्टर्स में, फिर वो 2 फैक्टर्स अनेक फैक्टर्स में, वो अनेक फैक्टर्स उसके भी अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड होते हैं। इस तरह से जो बुद्धि है वो कार्य करती है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी, पहले मैं थ्योरी जो करूँगी वो करूँगी बहुत ईजी सी थ्योरी है, वो है हमारी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी दैट इज गिवन बाय R.B. कैटल। इसको हम तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो 2 तत्व से मिलकर बनी है, एक है तरल और दूसरा है ठोस। तरल से इन्होंने कहा था कि जो तरल बुद्धि होती है वो व्यक्ति की वंशानुक्रम होती है, यानी कि व्यक्ति को उसके अपनी हेरिडिटी से, अपने वंशानुक्रम से मिलती है। जो कि ठोस बुद्धि होती है जबकि वो व्यक्ति के वातावरण में डेवलप होती है। ठीक है, जिस तरह से किसने कहा था? स्पीयरमैन ने कहा था जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थोड़ा थोड़ा सा उससे मिल रहा है, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस थी वो वंशानुक्रम से मिलती थी और जो
आपकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, स्पीयरमैन की बात कर रही हूँ मैं, वो वातावरण से डेवलप हो रही थी, एक्वायर्ड थी। इसी तरह से कैटल ने भी कहा था तरल बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है और जो ठोस बुद्धि है वो वातावरण से विकसित होती है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा था जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस है, हाँ, ये व्यक्ति के अंदर प्रत्यक्षीकरण करने की, परसेप्शन करने की योग्यता है, यानी कि जो उसे दिखाई देता है उसको समझने की योग्यता है। और ये जो एबिलिटी है ये व्यक्ति के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में काम आती है, जो उसके प्रत्यय निर्माण करने की, किसी चीज़ का अपने अंदर समझने की एक क्षमता है, ठीक है। और ये जो इंटेलिजेंस है ये 55 में अधिक और 20 वर्ष के बाद घटनी शुरू हो जाती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इंटेलिजेंस है वो जीवन पर्यंत तक नहीं बढ़ती रहती, एक सीमा पर आकर वो रुक जाती है, ठीक है। और वो सीमा क्या है? किशोरावस्था। यहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह से कहा था, कैटल ने भी कहा था कि जो ये थ्योरी है, फ्लूइड थ्योरी है, इंटेलिजेंस है, वो बचपन में तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है लेकिन 20 वर्ष के बाद ये घटनी शुरू हो जाती है। और इसको हम GF के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, GF फ्लूइड इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक टेस्ट बनाया था, उसे हम कैटल कल्चर फ्री टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट, कल्चरल फेयर टेस्ट के नाम से भी हम GF को माप सकते हैं, ठीक है। जर्नल फ्लूइड, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी इंटेलिजेंस की। इन्होंने कहा था कि ये वातावरण से मिलती है, ठीक है, और इसमें सांस्कृतिक ज्ञान, शिक्षा और जितनी ज़्यादा उसे कुशलता दी जाए उससे ये उतनी ही अच्छी विकसित होती है। साथ ही साथ इसमें कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता रहता है। जो क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी है वो रुकती नहीं है, वो आपके वातावरण में, क्योंकि हमारा वातावरण से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए इसका भी लगातार विकास होता रहता है। इसको इन्होंने GC के नाम से भी संबोधित किया है। ये थी हमारी कैटल की तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। अब जो अगला हम थ्योरी करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम गिलफर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये सिद्धांत अपने आप में बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंदी भी है। गिलफर्ड का सिद्धांत थोड़ा डिटेल में हमें करना है, इसलिए इस वीडियो में मैं इसको ना करके अगले वीडियो में बनाऊंगी। गिलफर्ड का त्रिआयाम, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ गिलफर्ड, इसे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी कहते हैं, SI के नाम से भी बुलाया जाता है। और जो ये गिलफर्ड थे इनका पूरा नाम था जो पॉल गिलफर्ड। बाकी इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ओके, बाय बाय।